Assalamualaikum everyone. I am Yusra Khanan, your FA1 and FA2 tutor. So, I will tell you a little bit about myself. I am a first top affiliate and a 9 times distinction holder. I am someone who scored the 100 marks in FA2 exam. So, let's start with the revision for the P2P session. सबसे पहले हम बात करेंगे FA1 का जो सिलेबस है वो शुरू होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उन 5 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है या उनकी कैटेगराइजेशन आप कैसे करेंगे, दैट इज़ बेसिकली द क्रक्स ऑफ द FA1 सिलेबस। और इसमें हम यही पढ़ेंगे कि कैसे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं इन अ बिजनेस। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप सबको क्लियर होगा कि कैसे और क्या क्या कैटेगराइजेशन होती हैं। बट लेट्स जस्ट हैव अ क्विक लुक कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल या इक्विटी क्या होती है एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस क्या होती हैं। सो बेसिकली हमारे जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमारा डबल एंट्री प्रोसेस है और जो हमारा बुक कीपिंग प्रोसेस है उसकी फाउंडेशन होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर एसेट्स। एसेट्स इज बेसिकली अ रिसोर्स जो एक बिजनेस कंट्रोल करता है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर इनफ्लो ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको हम कंट्रोल करें वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हो इन द फ्यूचर, इज़ बेसिकली आवर एसेट। इसमें हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ मशीनरी जो हम ओन करते हैं, इन्वेंट्रीज जो हम ओन करते हैं, वो सब इसका पार्ट होती है। इसके साथ साथ रिसीवेबल्स मतलब मनी दैट इज़ ड्यू फ्रॉम आवर कस्टमर्स, वो भी इसका पार्ट होते हैं। फिर हमारे पास आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी वो चीज़ होती है या वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो आप ओ करते हो टू अनदर पार्टी इन एक्सचेंज फॉर सम बेनिफिट दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। कोई भी ऐसी अमाउंट ऑफ मनी या कंसिडरेशन जो आपने थर्ड पार्टी को देनी है बिकॉज यू रिसीव्ड एन इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम देम, और इसमें आपका इकोनॉमिक आउटफ्लो होगा, आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो होगा, तो आप उसको लाइबिलिटी कैटेगराइज करोगे। जैसे लोन, अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो तो यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम देम और आपको एज ए बेनिफिट पैसे मिल रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म एंड देन यू आर रीपेइंग इट बैक, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। इसको उधार या कर्जा भी कहते हैं, जिसको हम इन सिंपलर टर्म्स लाइबिलिटी वो होती है दैट समथिंग दैट यू हैव टू पे ऑफ। फिर हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल वो पैसे हैं जो ओनर ने बिजनेस में लगाए हैं। क्योंकि हम इन FA1 सिलेबस सोलली बात करते हैं सोल ट्रेडरशिप की, जिसमें 1 पर्सन बिजनेस को ओन कर रहा होता है और उसको रन कर रहा होता है। तो रन करने के लिए ऑब्वियसली दे हैव अ टीम, उनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, बट ओनरशिप एक बंदे की होती है, तो उसे हम सोल ट्रेडरशिप कहते हैं। तो एक बंदा जो ओन कर रहा है उस बिज़नेस को, उसने उस बिज़नेस में जितने भी पैसे लगाए हैं वो उस कैपिटल का पार्ट होते हैं। एनी मनी जो उस बिज़नेस ने अर्न तो कर लिया है लेकिन ओनर ने अभी तक बिज़नेस से बाहर नहीं निकाली, वो भी कैपिटल का पार्ट होते हैं। मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट भी इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉफिट्स अभी भी बिज़नेस में पड़े हैं तो वो भी हमारे पास कैपिटल का पार्ट बन रहे होंगे। फिर आती है इनकम। इनकम वो अमाउंट ऑफ मनी है जो आप जनरेट करते हो बाय डूइंग योर प्राइमरी एक्टिविटीज़, मतलब जिस पर्पस के लिए आपने बिजनेस बनाया था कि इस जरिए से आप पैसे कमाओगे, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड योर इनकम। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? वो खर्चे, आम ज़बान में वो खर्चा जो आप बिज़नेस को चलाने के लिए कर रहे हो, रोज़मर्रा के खर्चे जो बिज़नेस को रन करने के लिए किए जा रहे हैं, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसमें फ्यूल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इस तरह के न्यूमरस एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आप एक बिज़नेस को रन करने के लिए करते हो, उसको एक्सपेंस कहते हैं। और ये 2 जो होते हैं इनको आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ करते हो। और ये वाले जो 3 हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनको आप यूज़ करते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में।
सो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो प्राइमरीली जिनके बारे में आप शुरू के जो FA लेवल एग्ज़ाम्स हैं उनमें पढ़े होगे। FA1 एंड FA2 का सोल पर जो फोकस है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे होता है। आई होप आप सबको पता होगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द ईयर एंड बनती है। तो आपका ईयर एंड एक कंपनी का कोई भी ईयर एंड हो सकता है, जब भी कंपनी स्टार्ट होती है उससे लेके जब भी उसके 12 मंथ्स पूरे होते हैं, ये पीरियड जो 12 मंथ्स का है वो भी कंपनी डिसाइड कर सकती है इन सर्टेन केसेस, बट एक इंडस्ट्री नॉर्म है दैट इट इज़ 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स के बेसिस पे जो आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हो उस एज एट पोजिशन पे आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल क्या फिगर्स शो कर रही है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में हमें नज़र आता है, और ये हमें दिखाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है या उसके पास कितने एसेट्स, कितने लाइबिलिटीज़ और क्या इक्विटी अवेलेबल है। इसी तरह हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ये फॉर द ईयर होती है। आई होप आप सबको ये भी अब तक पता होगा। इफ़ यू आर सिटिंग इन दिस अटेम्प्ट तो आपको आइडिया होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होती है, मतलब पूरे साल का जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको शो करी होती है। पूरे साल के इनकम एंड एक्सपेंसेस कंसोलिडेट करके आप दिखाते हो कि कंपनी ने क्या अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, एक मेजर चैप्टर अब हमारे पास आता है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट लेज डाउन द फॉर्मेशन, जो आपकी फाउंडेशन है ऑफ द बेसिकली द GL अकाउंट्स, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिस पे ये सब कुछ हो रहा होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ गोइंग टू बी टेस्टेड इन द एग्जाम 100%। इससे MCQs आते ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। बिजनेस कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ लो कि वो कहता है कि एक एंटिटी जो है वो ओनर से अलग होती है, नो मैटर व्हाट द एक्चुअल लीगल पोजीशन हैपन्स टू बी। अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपके पास एक एंटिटी और एक जो ओनर है उसका वो डिफरेंट लोग हैं। एक बिजनेस और उसका ओनर दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, दो डिफरेंट पीपल हैं, और उनकी अकाउंटिंग शुड बी डन सेपरेटली। ये बेसिस ऑफ दी अकाउंटिंग जो इक्वेशन है और हमारे अकाउंटिंग के हर प्रिंसिपल की बेसिस ये है कि ये दोनों लोग जो हैं वो अलग अलग पार्टीज़ हैं और इनकी अकाउंटिंग भी अलग अलग होगी। So this is something that you should know and you should remember before considering कि आपने कैसे भी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एक कंपनी जो कुछ ओन करती है, आसान अल्फाज में एसेट क्या है? वो चीज़ें जो आप ओन कर रहे हो। एक कंपनी जो कुछ भी ओन करती है, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ, निकाल दूँ वो सारी चीज़ें जो वो ओ करती है। ओ करने का क्या मतलब है कि ये किसी और का हक है, दिस इज़ नॉट माई मनी। अगर मेरे पास अपने बैंक में 10 लाख पड़ा है और मैंने 5 लाख किसी का देना है, लेट्स से अगर मेरे पास मेरे बिजनेस में 10 लाख पड़ा है और मैंने 5 लाख किसी का देना है, तो इसका क्या मतलब है कि 5 लाख जो है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ें जो आपका राइट है ऑन दिस मनी इज़ दिस, ठीक है। तो आपको ये समझ आता है कि जो चीज़ आप ओन कर रहे हो उसमें से जितने पैसे आपने किसी और के देने हैं, जो आपका उधार या कर्ज है, अगर मैं उसको निकाल दूँ तो रिमेनिंग शेयर एज अ ओनर आपका है। सो दैट मीन्स एसेट्स जो है, अगर मैं इसको आसान तरीके से आपको समझाऊँ तो इसका मतलब है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी जो है वो किसके बराबर है? कैपिटल के बराबर है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड के एसेट में से लाइबिलिटी निकालो तो कैपिटल आना चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट ओड टू दी ओनर्स मतलब कैपिटल बन जाता है। अब आप इस इक्वेशन को सिंपल मैथमेटिक्स करके सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपके पास ये फिगर है, ये फिगर और ये अननोन है, तो आप इसको सिंपल वे ऑफ मैथ से मूव अराउंड करके इक्वेशन को कैलकुलेट करके आंसर्स निकाल सकते हो। दिस इज समथिंग दैट ही इज़ गोइंग टू टेस्ट इन द एग्जाम 100%, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये मैं आपको डबल एंट्री पर जाकर समझाऊंगी कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। वैसे इसको हम यहाँ पे
भी डिस्कस कर लेते हैं। डुअलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होता है, एक इक्वल एंड ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है ऑन दी अकाउंट बैलेंसेस। तो उसको भी देखना, डबल एंट्री जब हम पढ़ते हैं और उसकी दो साइड्स को देखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट को, तो हमें समझ आती है कि डबल इम्पैक्ट होता है हर ट्रांजैक्शंस का। हर चीज़ जिसका इकोनॉमिक सब्सटेंस है वो डबल इम्पैक्ट रखती है ऑन आवर अकाउंट्स। तो इसी तरह जो भी ट्रांजैक्शन है उसका डुअल इम्पैक्ट होता है हमेशा, ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहे। अकाउंटिंग इक्वेशन सभी सेम रहेगी जब आइदर साइड पे इक्वल एंड ऑपोजिट इम्पैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो एक्सटेंडेड फॉर्म में आप देखते हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले तो हमने देखा कि एसेट कैसे आता है, वो चीज़ें जो आप ओ करते हो प्लस ओनर की मनी कैपिटल अगर आप कर लो तो आपके पास एसेट आ जाता है, ठीक है। अगर आपने एसेट कैलकुलेट करना है पेपर में आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आप लाइबिलिटीज़ को इधर ले आओ तो आप कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हो। और इसी तरह एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ जो है उनको आप नेट एसेट्स भी कहते हो। कैपिटल को आप नेट एसेट भी कह सकते हो। नेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को माइनस करना, उसमें से जो भी चीज़ माइनस होने वाली है आप उसको माइनस करके जो फिगर प्रेजेंट करते हो दैट इज़ कॉल्ड नेट, ठीक है। जैसे नेट प्रॉफिट होता है, इसी तरह आपके पास नेट एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब आप देखो कैपिटल में समझने की ज़रूरत है कि मैंने आपको बताया कैपिटल क्या है। एक इनिशियल पैसे जो एक ओनर कंपनी में लगा रहा है, उसके अलावा वो प्रॉफिट्स जो कंपनी कमा रही है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दी कंपनी प्रॉफिट या इक्विटी। कंपनी की कैपिटल या इक्विटी का पार्ट वो प्रॉफिट्स भी हैं जो कंपनी कमा रही है ओवर द ईयर्स। तो इनिशियल कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हो, एक चीज़ याद रखनी है आपने कि इनिशियल कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हो उसमें अगर मैं प्लस कर दूँ वो प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया है, लेकिन देखो हर प्रॉफिट जो कंपनी कमाएगी वो कंपनी में तो नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि वो ओनर वो पैसे निकालेगा भी, क्योंकि उसने कंपनी बनाई इसलिए है कि वो उससे पैसे कमा सके। तो जब वो पैसे निकालेगा तो मैं उसको माइनस कर दूंगी कैपिटल में से, क्योंकि ओनर ने अपना शेयर विड्रॉ कर लिया है, तो मैं उसको कहूँगी ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स क्या है, कैपिटल में रिडक्शन, क्योंकि ओनर अपना हिस्सा कंपनी में कम कर रहा है। जो चीज़ कंपनी में थी वो इनिशियल कैपिटल था और ओनर के हिस्से में क्या आ रहे थे, प्रॉफिट्स। देखो प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट आता है आपकी एक साल की इनकम में से आपका उस साल का खर्चा माइनस करके। आप जब इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हो तो आपके पास प्रॉफिट आता है, और वो प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है, ओनर का, क्योंकि उसका बिजनेस है और उसने अपने लिए मुनाफा कमाया है। लेकिन अगर वो उसको निकाल ले बिजनेस में से तो आप उसको क्या कहोगे, ड्रॉइंग, और वो अब कैपिटल का पार्ट नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे कि जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसमें प्रॉफिट को ऐड करोगे और ड्रॉइंग को माइनस कर दोगे, तो आपके पास एक क्लोजिंग कैपिटल की फिगर आ जाएगी, ठीक है। ये क्लोजिंग कैपिटल की फिगर जो है वो एज एट दी ईयर एंड आपकी मैच होनी चाहिए विद दी एसेट माइनस लाइबिलिटी से, ठीक है। तो इस तरह से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगी दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर योर स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी इसी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिस पे बन रही होती है। अब हम देखते हैं कि अगर एक एसेट में इंक्रीज आता है तो या तो लाइबिलिटी में इंक्रीज आएगा या और कैपिटल में भी इंक्रीज आएगा, तभी अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर रहेगी। आपने याद रखना कि अगर आपको पेपर में वो कभी भी पूछता है दैट एन इंक्रीज इन द एसेट वुड लीड टू व्हाट इन द लायबिलिटी और द कैपिटल, तो आप ऐसे याद रखो। मैं हमेशा ये इस तरह याद रखती थी कि मैं एक इनिशियल फिगर ले लेती थी। लेट्स से हमें पता है कि एसेट कैसे आता है, एसेट आता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल से। तो एक छोटी सी एग्जांपल अपने पेपर में बना लो कि अगर एसेट 10 है तो मतलब 5 + 5 करके एसेट 10 आया। अब अगर एसेट इंक्रीज हो गया है 10 से 20 में, तो इसका मतलब है कि अब मुझे
और वो कह रहा है कि कैपिटल सेम है लेट से, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे 5 में क्या प्लस करो तो 20 आएगा 15, तो इसका मतलब है कि 5 से 15 लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। तो अगर वो पूछता है एन इंक्रीज इन द एसेट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी एज वेल, क्योंकि हमें डुअलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड बी इक्वल। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक एसेट का इंक्रीज वुड ऑल्सो लीड टुवर्ड्स एन इंक्रीज इन दी लाइबिलिटी एज वेल। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है इंक्रीज इन कैपिटल विल लीड टू इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी और वाइस वर्सा। अब देखो, अगर वो फिर आपसे पेपर में पूछे इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए, ये हमारी बेस एग्जाम्पल है, वो कह रहा है कि कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, तो मतलब अगर कैपिटल में इंक्रीज हुआ है तो अब कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कहती हूँ 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 कैपिटल है, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि 10 कैपिटल इंक्रीज होके 10 हो गया है 5 से, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि या तो आपका एसेट भी इंक्रीज हुआ है, वो कैसे हो सकता है, आपका एसेट इंक्रीज होके 10 माइनस 5 15 माइनस 5 कर दो तो भी 10 आता है, तो या तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ है या आपकी लाइबिलिटी कम हो गई है। वो कैसे होगा, 10 माइनस 0 अगर मैं कर दूँ, 5 से मैंने लाइबिलिटी को कम कर दिया तो वो हमारे पास आ गया 10 का कैपिटल। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, रादर देन क्रैमिंग इट, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। या इवन इफ अगर आप देखो तो अगर मैं आपसे बात करूं इक्वेशंस को लेके, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपसे बात करूं इक्वेशन को लेके, अगर आपको मैथ्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो एक इंक्रीज ऑफ अगर मैंने किसी भी इक्वेशन को बराबर रखना है तो आपने याद रखना है कि दोनों साइड्स पे सेम चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर मुझे एसेट में देखना है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो मतलब एसेट बढ़ा तो इन दोनों को भी बढ़ना चाहिए क्योंकि सारा कुछ प्लस का है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल के बराबर है, तो अगर कैपिटल बढ़ा तो एसेट तो बढ़ सकता है क्योंकि ये प्लस का है, लेकिन ये माइनस का है तो ऑपोजिट होगा, ये कम होना चाहिए। कैपिटल बढ़ा तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। ये देखो एक एग्जांपल, अ बिजनेस हैज टोटल एसेट्स ऑफ 50,000 एंड कैपिटल ऑफ 7,000, व्हाट आर दी वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज एंड नेट एसेट्स। बहुत ईजी है, आपने क्या करना है, आपने याद करनी है, आप कोई सा भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। मुझे इस टाइम याद आ रहा है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी जो होता है वो कैपिटल के बराबर होता है, तो मैं क्या करूँगी, एसेट कितना है 50,000, लाइबिलिटी मुझे नहीं पता, इसको मैं x कह देती हूँ, और ये आ गया 7,000। तो यहाँ पे देखो ये x इधर आना चाहिए और इसको इधर आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 50,000 माइनस 7,000, क्योंकि हम इक्वल्स की दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो आप उसका साइन बदलोगे और वो किसके बराबर आएगा, x यानी लाइबिलिटी के बराबर। तो अब हमारे पास क्या कितनी फिगर आ गई, 43,000 की लाइबिलिटीज़ आ गई। और नेट एसेट्स के लिए तो एक बात बताओ, आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। नेट एसेट क्या होते हैं, नेट एसेट होता है बेटे एसेट माइनस लाइबिलिटी, जो मैंने बोला किसके बराबर है, कैपिटल के बराबर। कैपिटल उसने मुझे ऑलरेडी बता दिया 7,000, तो नेट एसेट्स कितने हैं 7,000। यू डू नॉट इवन नीड टू कैलकुलेट फॉर इट, बिकॉज जब भी वो नेट एसेट कह रहा है तो वो कैपिटल की फिगर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं डबल एंट्री पे। डबल एंट्री क्या कहती है, डबल एंट्री इज द वे जिससे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। देखो एक कंपनी की न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होती हैं एक दिन में, एक बड़े साइज की कंपनी की अगर हम बात करें तो उसकी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यू कैन नॉट मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन, बार बार आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बार बार अकाउंटिंग इक्वेशन पे आप इम्पैक्ट नहीं देख सकते, जिसकी वजह से आप डबल एंट्री परफॉर्म करते हो। डबल एंट्री का मतलब क्या है कि आपने एक साइड रिकॉर्ड करनी है डेबिट और एक रिकॉर्ड करनी है क्रेडिट, और ये दोनों सेम अमाउंट से होनी चाहिए, ये इनकी अमाउंट शुड बी इक्वल।
तभी हमारा जो इम्पैक्ट है, जो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है, वो सेटिस्फाई होगा। अकाउंट क्या होता है और लेजर क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। लेजर जो होता है वो सेट ऑफ रिलेटेड अकाउंट्स होता है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स फॉर कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिलेटेड अकाउंट्स बिकॉज दे मेक अप द डबल एंट्री सिस्टम। दे आर देयरफॉर टुगेदर इन द सेम लेजर, द नॉमिनल और जनरल लेजर। देखो जहाँ पे आप अपने जहाँ पे आप लोग अपने एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसको कहते हो जर्नल या नॉमिनल लेजर, और वो वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अकाउंट क्या है? अकाउंट वो है कि जैसे मेरे पास एक क्लास है एसेट की, एक क्लास है लाइबिलिटी की, फिर इक्विटी है, इसी तरह इनकम है, एक्सपेंस है। तो अब देखो अगर मुझे इनकम का ट्रैक रखना है तो मैं एसेट वाली जगह तो उसे नहीं लिख सकती, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इनकम को अपना एक अकाउंट क्रिएट करूँगी, यहाँ पे सब इनकम रिलेटेड चीज़ें आएंगी। इसी तरह एक्सपेंस में क्या करूँगी कि एक्सपेंस रिलेटेड सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख दूँगी। एसेट रिलेटेड जितनी भी मूवमेंट होगी, ट्रांजैक्शंस होंगी, वो मैं इधर लिखती जाऊँगी, ताकि साल के एंड पे मेरे पास रिकॉर्ड हो कि हर कैटेगरी में कितनी कितनी मूवमेंट हुई और क्या क्या उसका इम्पैक्ट आया। तो सिंपल वर्ड्स में ये अकाउंट होता है। डबल एंट्री पोस्टिंग इधर होती है, इसको हम टी अकाउंट भी कहते हैं। डज एनी वन हैव एनी क्वेश्चंस? तो आप उसको चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। ओके आगे आ जाते हैं हम डबल एंट्री। डबल एंट्री को रिकॉर्ड करने का एक ही रूल होता है जो बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो, आप याद भी रख सकते हो, विच इज़ कॉल्ड डेड क्लिक। डेड क्लिक का मतलब है कि डेबिट फॉर होगा, डेबिट करोगे फॉर इंक्रीज इन, ये याद रखना, डेड क्लिक इंक्रीज बताता है। डिक्रीज सोचना है तो आपको उसका वाइस वर्सा करना पड़ेगा खुद ही। तो इंक्रीज के लिए बता रहा है कि डेबिट होगा इंक्रीज इन एक्सपेंस, एसेट एंड ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो आपके पास डेड क्लिक में जो EAD है वो 3 तरह की कैटेगरीज के लिए रेफर कर रहा है। इसी तरह क्लिक जो है वो क्या है? क्रेडिट होगा क्रेडिट होगा फॉर लाइबिलिटीज, I से इनकम और C से कैपिटल के इंक्रीज के लिए, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम जब इंक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे और डेबिट करोगे जब आपके पास एसेट, इनकम, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग इंक्रीज हो रही होगी। आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन से भी समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ जो एसेट को इंक्रीज करती है वो ठीक है, अगर कोई भी चीज़ एसेट को इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है कि जब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपके पास वो या तो आपके एक्सपेंस को इंक्रीज करेगी या आपके ड्राइंग को इंक्रीज करेगी। मैं आपको समझा देती हूँ क्यों। क्योंकि देखो आप यहाँ पे अगर बात करें तो कैपिटल का ब्रेकडाउन में आपको समझ आती है कि जब आप कैपिटल के ब्रेकडाउन की बात करते हो तो आपके पास आता है इनिशियल कैपिटल, इसमें आप प्लस करते हो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंस करके और माइनस ड्राइंग करके। तो अब ये देखो दो जो नेगेटिव इस साइड पे हैं वो एसेट को इंक्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें इस साइड पे प्लस हो रही हैं, लाइबिलिटी, कैपिटल और हमारे पास ये इनकम, वो क्रेडिट को रिकॉर्ड कर रही हैं। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी कैटेगराइज करके याद रख सकते हो। अच्छा, ऑफिस बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी आइजैक्स लिमिटेड। अच्छा अब मुझे बताओ, जब भी आप किसी से क्रेडिट पे कोई चीज़ लेते हो, उधार पे कोई चीज़ लेते हो, तो आप उसके अगेंस्ट पेएबल यानी उधार क्या होता है, पेएबल या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हो। अब मतलब अगर मैंने ऑफिस ख़रीदा है उधार पे तो मतलब मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, क्रेडिट।
आपने जब भी पेपर में डबल एंट्री सोचनी है, आपने एक बात याद रखनी है विच इज़ कि आपके पास कौन से दो टाइप्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, दो ही होंगे, ठीक है। अगर मैंने ऑफिस ख़रीदा तो ऑफिस मेरे लिए क्या है, एसेट है, एसेट और लाइबिलिटी इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब देखो ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एसेट नया एसेट आ रहा है विच मीन्स इंक्रीज, तो मैं क्या करूँगी, डेबिट कर दूँगी एसेट को, इक्विपमेंट एसेट का अकाउंट होता है, और इसी तरह यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, लाइबिलिटी पेएबल के अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगी। आगे देखो, और रिसीवेबल क्या है, वो बंदा जिसने मेरे पैसे देने हैं, तो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट, क्योंकि इससे मुझे पैसे आएंगे। पेड अस बाय चेक, चेक से उसने पे किया तो मतलब बैंक। तो अब क्या होगा कि एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, ऑपोजिट मूवमेंट होनी, बराबर होना ज़रूरी है। अगर सेम एलिमेंट में मूवमेंट हो रही है तो रिमेंबर इट वुड ऑलवेज बी ऑपोजिट, सेम एलिमेंट मूवमेंट्स आर ऑपोजिट। आपने इसको याद रखना है कि एक एलिमेंट में अगर दोनों चीज़ें मूव हो रही हैं तो ऑपोजिट होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। तो रिसीवेबल क्रेडिट कर दोगे अहमद का, और बैंक जो है डेबिट कर दोगे। इसी तरह आपके पास फिर आ जाता है बाय मोटर वैन बाय कैश। ये भी देखो, एक एसेट दे के दूसरा एसेट ले रहे हो, कैश दे के दूसरा एसेट मोटर वैन ले रहे हो, तो कैश कम हो जाएगा और हमारी जो मोटर वैन है वो बढ़ जाएगी, तो डेबिट वैन क्रेडिट कैश हो जाएगा। इसी तरह आ जाता है गुड्स विड्रॉन बाय द बिजनेस ओनर। ड्रॉइंग क्या होती है, डेबिट होती है, डेबिट ड्रॉइंग हो जाएगी, गुड्स जो विड्रॉ हुए वो क्रेडिट हो जाएंगे, आपकी परचेजेज हो गई या इन्वेंट्री हो गई। फिर सेल्स मेड टू अली ऑन क्रेडिट, अगर आपने सेल की है तो सेल का मतलब क्या है, इनकम आ रही है आपको, इनकम क्या होती है, इनकम इंक्रीज पे क्रेडिट होती है। और अगर मैंने किसी को क्रेडिट पे बेची है चीज़ तो वो मेरा क्या बन गया, रिसीवेबल। तो रिसीवेबल या एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैलेंसिंग अकाउंट। बैलेंस करना अकाउंट को बहुत ईजी है, आपने याद रखना है कि जो टी अकाउंट है हमारे पास, टी अकाउंट जैसे कि मेरे पास एसेट का टी अकाउंट है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसमें ओपनिंग बैलेंस आ गया लेट्स से, और फिर मेरे पास क्या आएगा, लेट्स से मैंने ड्यूरिंग द ईयर एक कार ख़रीदी तो उसका अमाउंट आ जाएगी। फिर मैंने एक कार सेल भी की थी, उसका अमाउंट आ जाएगा। जब क्रेडिट होगा तो ये माइनस होगा। अब अगर मैंने इसको बैलेंस करना है तो आप क्या करोगे, लेट्स से मैं यहाँ पे फिगर्स ले लेती हूँ। ओपनिंग बैलेंस था 100 का, मैंने कार ख़रीदी वो थी ठीक है, मैंने कार ख़रीदी लेट्स से वो थी 200 की, और मेरी जो कार बिकी है वो थी 80 की। अब आप डेबिट वाली साइड प्लस करो तो क्या आ रहा है, 300, क्रेडिट वाली प्लस करो तो 80। अब देखो 300 माइनस 80, कौन सी साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस। कितने का आएगा, 300 बनाना है 80 को, तो मतलब 220 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और इसको जब मैंने नेक्स्ट ईयर आना है तो मैंने इसको डायगनली कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अब ओपनिंग बैलेंस बन गया 220 का। आपने इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी नेचर ऑफ द अकाउंट होती है, एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट, इनकम की क्या होती है, क्रेडिट, लाइबिलिटी की क्रेडिट, कैपिटल की क्रेडिट। जो डेट क्लिक में उनकी नेचर बताई गई है उस नेचर के अकॉर्डिंग उसका ओपनिंग बैलेंस होगा और उससे ऑपोजिट उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर आप कहीं और लिख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आपका अकाउंट बैलेंस नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उसकी एक लिस्टिंग होती है, उनके क्लोजिंग बैलेंसेस की एक लिस्टिंग होती है, जो एंड पे ड्यू टू द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट आपके पास सेम आनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस सेम आना चाहिए। क्यों सेम आना चाहिए, क्योंकि मैंने हर एंट्री करते वक्त, हर टाइम जब मैंने एंट्री की तो मैंने इंश्योर किया कि डेबिट और क्रेडिट पे अमाउंट सेम हो। तो जब एंड पे मैं सारे अकाउंट्स को बैलेंस करूँगी तो भी तो डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई ट्रायल बैलेंस इज मेड, ताकि अगर कोई भी एरर्स हैं इन दी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दी एंट्रीज तो वो हम आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई कर सकें।
फिर हमारे पास आ जाता है अगला चैप्टर विच इज़ टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? दो तरह की टाइप्स होती है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स से रिलेट करता है, मतलब आपकी रिसोर्स बिल्डिंग से रिलेट करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो नॉर्मल एक्सपेंस जो आपकी पीएनएल में रिकॉर्ड होता है उसमें जा रहा होता है, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। और ये कहा जाता है ये एसेट यानी एसओएफपी में जा रहा होता है, ठीक है। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपको 12 महीने से ज़्यादा पे फ़ायदा प्रोवाइड करेगा, मतलब एक एसेट है। और इसी तरह ये डे टू डे एक्सपेंडिचर से रिलेट कर रहा है। कोई भी नया एसेट ख़रीदना, उसको इन्हांस करना कि उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन उसको सिर्फ रिपेयर या मेंटेनेंस कराना ताकि उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी रिटेन रहे, तो ये आपको फ्यूचर में कोई लंबा फ़ायदा नहीं दे रहा, ये आपके करंट फ़ायदे को रिटेन कर रहा है सिर्फ, तो इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालोगे। फिर हमारे पास आ जाता है ये इरेगुलर इन नेचर होता है, ये ऑफन आप नहीं कर रहे होते, आप कभी कभी इसको कर रहे होते हो। और इसी तरह आप रेगुलर नेचर वाले जो है ये मतलब आप नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे कर रहे होते हो। फिर आपके पास आ जाता है ये मैंने बता दिया एसएफपी में आता है, ये पीएनएल में आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर आप नई बिल्डिंग ले रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो मशीनरी, और अगर आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को रिपेयर कर रहे हो या एम्प्लॉयज़ को सैलरी भर रहे हो, तो वो आपके पास जो है वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ये भी ऑफन टेस्टेड इन द एग्ज़ाम, ये काफ़ी दफ़ा टेस्ट होता है, मोस्टली ये टेस्ट होता ही है, तो इसको आपको आना चाहिए। डबल एंट्री तो मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि ये आती ही है एग्ज़ाम में। फिर हमारे पास आ जाते हैं डिस्काउंट्स। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब अगर कोई भी कस्टमर आपसे कुछ ख़रीद रहा है तो आप अगर उसको रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस पे कोई चीज़ देते हो तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्काउंट। और दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक अर्ली सेटलमेंट या कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि आप जो एसेट की लिस्ट प्राइस है, मतलब आपने जो सेलिंग प्राइस सेट की है उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजेस पे नॉर्मली देते हैं और इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, ये कैश पे भी दे सकते हो और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे भी दे सकते हो। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कस्टमर आपसे उधार पे चीज़ ले रहा है या आपसे कैश बेसिस पे चीज़ ले रहा है, आप उसको बल्क परचेजेस पे दे सकते हो। और नॉर्मली उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो रेगुलरली परचेज कर रहे होते हैं। इसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी पड़ती, इनवॉइस में ही एडजस्टमेंट कर दी जाती है। दिस इज़ द न्यू एडजस्टमेंट दैट हैज़ बीन मेड कि आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं होती ट्रेड डिस्काउंट के लिए, क्योंकि ये एक फिक्स्ड चीज़ है जो एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ सेल ही पता चल जाता है कि ये डिस्काउंट तो मिल गया है, तो आपने उसको अपने अकाउंट्स में लेके आने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी अ रिड्यूस्ड प्राइस फॉर यू, सो इट डज नॉट अफेक्ट योर अकाउंट्स। दूसरी तरफ आता है हमारे पास कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। ये सिर्फ क्रेडिट परचेजेस के ऊपर दिया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जो जल्दी पे कर देते हैं। क्रेडिट के बारे में एक चीज़ समझें कि क्रेडिट जो है इसका एक पीरियड होता है। क्रेडिट पीरियड का मतलब है 10 डेज जैसे, तो 10 दिनों में आपने पैसे वापस करने हैं। तो अगर मेरा जो कस्टमर है उसको मैं कहती हूँ कि तो अगर उसने मुझसे लेट्स से $1000 की शॉपिंग की और मैं उसको कह रही हूँ कि उसका क्रेडिट पीरियड 20 डेज़ है, तो और मैं उसको एक सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ़र कर देती हूँ जिसमें मैं कहती हूँ अगर 10 डेज़ में पे करोगे तो मैं 5% ऑफ कर दूँगी। तो अब ये एक इफ़ वाली या कंडीशनल डिस्काउंट है। अगर उसने 10 दिनों में पे किया तो 5% ऑफ उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं करता और वो 20 डेज़ का टाइम पूरा करता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 5% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज ये नहीं पता होता कि कस्टमर क्या करेगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कभी भी नहीं दिखाई जाती इनवॉइस पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये मिलना है कि नहीं मिलना, इसलिए इसको फुटनोट में मेंशन कर दिया जाता है इसकी टर्म्स को। रिपेड क्या होती है? और भी तरह के डिस्काउंट्स होते हैं। रिपेड का मतलब होता है कि आप अगर कोई कस्टमर आपसे पूरा साल कोई चीज़ खरीद रहा है तो आप ओवरऑल उसकी प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दो फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई कस्टमर मुझसे एक साल में 10,000 यूनिट्स लेगा तो मैं उसको $10 की चीज़ $9 में दे दूंगी, तो दिस इज़ अ रिबेट,
ठीक है, तो इसको मैं रिबेट कहूँगी। इसी तरह अलाउंस क्या है, इफ़ अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स आर ऑर्डर्ड एट वन टाइम देन एक्स्ट्रा फ्यू गिवन फ्री, जिसे बाय वन गेट वन फ्री होता है। ठीक है, तो इसको अलाउंस कहते हैं। रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट जो कस्टमर भेजता है बताने के लिए कि वो कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट पे कर रहा है। अच्छा, अब डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है। अगर आपने एट दी टाइम ऑफ जब बिज़नेस कस्टमर को डिस्काउंट देता है तो उस बिज़नेस के लिए वो चीज़ क्या है, एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करते हो आप, डेबिट करते हो। तो डेबिट कर दोगे डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट क्या करोगे, रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में से हम उससे कम पैसे लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपको मिल रहा है तो आपके लिए फ़ायदा है, इनकम है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे उसको। डेबिट क्या करोगे, सप्लायर को, क्योंकि उससे हमने कम करना है, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, डेबिट कर दोगे सप्लायर को। अच्छा, अब आप देखो कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें लिस्ट प्राइस है 100 गुड्स की, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मिला 10 का, तो मतलब उसकी प्राइस क्या होगी, नेट प्राइस तो उसकी हो गई 90। ठीक है, अब 5% अर्ली डिस्काउंट है, तो 5% अर्ली डिस्काउंट किस पे लगेगा, 90 पे। हमेशा हर तरह का डिस्काउंट माइनस करने के बाद आप जो है सेटलमेंट डिस्काउंट की फिगर कैलकुलेट करते हो, तो 90 के 5% लोगे, तो मतलब इसको डिस्काउंट मिलेगा 4.5 का। अगर तो वो डिस्काउंट अवेल कर लेता है तो 4.5 हो जाएगा, अगर वो अवेल नहीं करता तो फिर क्या होगा। ठीक है, जब आप इनिशियली रिकॉर्ड करते हो और आपको लग रहा है कि कस्टमर, चांस है कि कस्टमर आपसे डिस्काउंट ले लेगा, तो आप उसको रिकॉर्ड ही कम पे कर रहे होते हो, तो आप क्या करोगे, 90 माइनस 4.5 कर दोगे, तो आ जाएगा 85.5। तो आप कस्टमर रिकॉर्ड करोगे, डेबिट कस्टमर जो भी आपका डेटर है उसको, और क्रेडिट कर दोगे सेल को। ठीक है, अगर चांस है कि वो डिस्काउंट ले लेगा, अगर वो ले लेता है डिस्काउंट तो आप क्या करोगे, आप सिंपल जितने का आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था वो आपको उतने ही पैसे देगा, तो आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे कैश और क्रेडिट कर दोगे रिसीवेबल, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन लेट से अगर वो कस्टमर आपसे डिस्काउंट नहीं लेता, आपकी असम्पशन गलत हो जाती है, तो कस्टमर आपको कितने पैसे देगा, वो आपको डेबिट कैश पैसे देगा 90, क्योंकि अब तो उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पीरियड गुजर गया। आपने रिसीवेबल लिखा हुआ है कितने का, आपने रिसीवेबल लिखा हुआ है 85.5 का, तो आप 85.5 को क्रेडिट कर दोगे लेकिन डबल एंट्री तो बैलेंस ही नहीं हो रही। इस केस में शॉर्ट साइड कौन सी है, क्रेडिट, तो आप क्रेडिट करोगे कितना, एक्स्ट्रा जो आपके पास सेल्स आपने पहले कम की लिखी थी 4.5 से आप उसे इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि आपने 4.5 से पहले सेल कम लिखी थी, अब क्योंकि उसने फ़ायदा नहीं उठाया और आपका नुकसान नहीं हुआ, तो आप अपनी सेल को बढ़ा दोगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अगर आपको शुरू में लग गया कि रिसीवेबल आपसे डिस्काउंट का फ़ायदा नहीं लेगा, तो आपने पूरे पे सेल रिकॉर्ड कर दी, बट लेट से वो ले लेता है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे डेबिट कर दोगे। एक तो आपके पास आ जाएगा कैश, कस्टमर कितना कैश देगा आपको 85.5 का, क्योंकि उसने डिस्काउंट का फ़ायदा ले लिया। क्रेडिट करोगे रिसीवेबल, जितने से आपने रिसीवेबल लिखा है आपने हमेशा उतने से ही इसको कम करना है, क्योंकि उसने तो आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट पे कर दिया 85.5। अब शॉर्ट साइड कौन सी है, डेबिट। अब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे डिस्काउंट अलाउड का, विच वुड बी 4.5, तो आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करोगे। और अगर सिंपली वो नहीं लेता फ़ायदा, और हमें भी यही था नहीं लेगा, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कैश कर दोगे, कितने पैसे देगा 90 देगा, रिसीवेबल कितना है 90 का, तो आप उसे ख़त्म कर दोगे। तो दिस इज़ हाउ यू रिकॉर्ड इट। फिर हमारे पास आ जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या कहता है, वैल्यू एडेड टैक्स हमें ये बताता है बेसिकली, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? ओके, सो वैल्यू एडेड टैक्स हमें ये कहता है कि आप
जो हमारी जो भी वैट रजिस्टर्ड बिजनेस है उसने अपने गुड्स पे वैट चार्ज करना है फ्रॉम देयर कस्टमर्स, इसको हम सेल्स टैक्स, इसको आम जबान में कहते हैं, उसको फॉर इंग्लैंड इट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है क्योंकि ये डायरेक्टली टैक्स अथॉरिटी को पे नहीं होता, जो ख़रीदने वाला या एंड यूज़र है ये इसको पे करता है टू द सेलर, और फिर सेलर उसके बिहाफ पे सबमिट कराता है टू द टैक्स अथॉरिटीज़। जो बिज़नेस रजिस्टर्ड है फॉर सेल टैक्स के लिए वो एक एजेंट है गवर्नमेंट के लिए। जो आप टैक्स पे करते हो वो इनपुट टैक्स होता है, और जो आप किसी से लेते हो ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड वो आउटपुट टैक्स होता है। अगर आउटपुट टैक्स ज़्यादा हो, इनपुट टैक्स है, तो आप गवर्नमेंट को वो पे करते हो, एक्सेस अमाउंट आपका पेएबल होती है, टैक्स पेएबल होती है। और अगर आप जो है वो करंट लाइबिलिटी बन जाती है, और अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा है तो आपका रिसीवेबल होती है, मतलब आपने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया लेकिन लोगों से कम कलेक्ट किया है तो आपके लिए वो रिसीवेबल बन जाएगा डिफरेंशियल अमाउंट का, ठीक है। टैक्सेबल सप्लायर्स होते हैं, एग्जेम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लायर्स होते हैं, आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स भी सप्लायर्स होते हैं। तो टैक्सेबल सप्लायर्स वो हैं जो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स होते हैं और वो रजिस्टर्ड होते हैं। एग्जेम्प्ट सर्विसेज या गुड्स वो हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं होता और ना ही वो क्लेम कर सकते हैं। जीरो रेटेड वो सप्लायर्स हैं, ज़ीरो रेटेड वो सप्लायर्स हैं जो इनपुट टैक्स क्लेम तो कर सकते हैं लेकिन उनकी सर्विस या गुड्स की नेचर ऐसी है कि गवर्नमेंट उनको बेनिफिट प्रोवाइड करती है और वो अपने कस्टमर से 0% टैक्स चार्ज करते हैं, मतलब कोई टैक्स चार्ज नहीं करते लेकिन ख़ुद अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। और आउटसाइड द स्कोप वो है कि ये तो इनपुट एंड आउटपुट टैक्स क्रिएट ही नहीं कर सकते, जैसे वेजेस एंड सैलरीज पे। आप कैसे रिकॉर्ड करते हो? आप बेसिकली सिंपल है कि अगर आपने किसी बंदे को सेल की है तो आपने उससे रिकॉर्ड लिया टैक्स, तो वो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होता है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने किया डेबिट कैश, मैंने उससे पैसे लिए 100, मेरे अपने जो मेरी पॉकेट में आना है वो 90 है, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, वैट, आउटपुट वैट है कितना, 10 का, जो मैंने गवर्नमेंट को पे करना है। तो मैं उसे लाइबिलिटी बनाऊंगी, मैं उसे अपनी सेल नहीं दिखा सकती बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग दैट मनी। सेल वो चीज़ है जो मैं अर्न कर रही हूँ, मैं तो नहीं अर्न कर रही है क्योंकि मैंने ये सबमिट करा देना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर क्रेडिट सेल होगी तो इसी तरह यहाँ हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप रिसीवेबल रिकॉर्ड लिख दोगे, बाकी तो इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास आती है अगर आप पे कर रहे हो, अब वो क्या है, इनपुट टैक्स, तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे परचेज एक्सपेंस, क्रेडिट क्या करोगे, सप्लायर, अगर क्रेडिट पे ले रहे हो। सप्लायर को कितने पैसे देने हैं, 100, लेकिन असल में हमारा खर्चा था 90 का, और डेबिट क्या कर दूंगी, इनपुट वैट, ये मेरा क्लेम है, रिकवरेबल है मेरे लिए, तो इनपुट वैट जो है 10 का मैं इधर लिख दूंगी क्योंकि ये मेरा खर्चा या एक्सपेंस नहीं है, ये बस मुझे वापस आ जाने हैं। इसी तरह अगर मैं कैश पे दे रही हूँ तो यहाँ पे क्रेडिट कैश हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। फिर हमारे पास आ जाता है परचेज रिटर्न के केस में, यही एंट्री को आप ऑपोजिट में परफॉर्म कर दोगे। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप वैट कैलकुलेट करते हो तो हर तरह का डिस्काउंट माइनस करके फिर वैट की फिगर कैलकुलेट होती है। तो इसमें जो हमारे पास आ गया कि अगर 1400 की लिस्ट प्राइस है और 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो पहले ये माइनस होगा, फिर 5% सेटलमेंट भी माइनस होगी इसमें से, और फिर हम उसको क्या करेंगे कि आप जो है उसके ऊपर टैक्स परसेंटेज लगाओगे, ठीक है। पेटी कैश आ जाता है। पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश इज़ बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश जो आप अपने बिजनेस में रखते हो टू रन डे टू डे एक्सपेंसेस, उसको हम पेटी कैश कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कोई भी नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कोई आपके गेस्ट आ गए उनको आपने पे करना है, कोई ट्रैवलिंग टिकट है, फ़ाइन है, छोटा मोटा पोस्टल सर्विसेज के लिए आप पे कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड पेटी कैश। पेटी कैश के 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है और एक नॉन इम्प्रेस सिस्टम होता है। पेपर में नॉर्मली वो इम्प्रेस सिस्टम की बात करता है। इम्प्रेस सिस्टम क्या है कि आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेटी कैश है और हर मंथ वो रीइम्बर्स होगा, ठीक है। तो जब भी आप पैसे निकालते हो पेटी कैश से तो आप एक स्मॉल आइटम्स के लिए एक IOU नोट डाल देते हो उन पैसों की जगह, एक फॉर्म बनता है पेटी कैश का।
जिसमें लिखा होता है कि किस बंदे ने कितने पैसे लेट्स से $100 निकालने हैं पेटी कैश से। तो जब वो $100 निकालता है तो वो ये डाल देता है और पैसे बाहर निकाल लेता है। फिर क्या होता है, इसी तरह वो कहाँ यूज़ होंगे, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, किसने पैसे लिए, और इसी तरह जब वो एक्सपेंस करके आता है तो उस एक्सपेंस का वाउचर भी इसके साथ लगा देता है कि उसने एक बिजनेस एक्सपेंस के लिए किस वजह से जो पैसे निकाले थे वो मैच हो रही है कि नहीं, और कितने पैसे उसने एक्चुअल में स्पेंड किया। हो सकता है वो 100 लेके गया हो लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस 80 में हो गया, तो 20 उसको वापस पेटी कैश में डालने हैं। ठीक है। इम्प्रेस सिस्टम वही है जिसमें फिक्स तो होती है अमाउंट, इसको चेक करना आसान होता है, इसमें कंट्रोल बेहतर होता है, आपको पता है कि कितने पैसे हैं पेटी कैश में, और एट एनी पॉइंट इन टाइम आपकी जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो मैच करनी चाहिए जो कैश इन अवेलेबल है इन पेटी कैश, प्लस इसमें जो भी आपके IOUs पड़े हैं और आपका वाउचर अगर कोई है वो। ठीक है। नॉन इम्प्रेस सिस्टम जो है इज अनदर मेथड, इसमें एन अमाउंट एडेड इन टू पेटी कैश टेन रिगार्डलेस ऑफ द कैश टेकन आउट। जैसे मैंने कहा मैं हर महीने $50 डालूंगी पेटी कैश में, बेशक वो 50 यूज़ हुआ है नहीं हुआ मैं डालती जाऊंगी 50। समटाइम इट माइट बी अ लॉट ऑफ मनी जो पेटी कैश में पड़ी हो, तो उसमें थेफ्ट या फ्रॉड का केस बहुत ईजीली से हो सकता है, जिसकी वजह से नॉन इम्प्रेस सिस्टम इज़ नॉट एज गुड एज एन इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम कहता है कि अगर मैंने कहा कि टोटल अमाउंट 100 है तो हर महीने अगर तुमने 80 का खर्चा किया तो मैं उसको 80 ही रिप्लेनिश करूँगा या रीइम्बर्स करूँगा। ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द इम्प्रेस्ड सिस्टम। नॉन इम्प्रेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता। नॉन इम्प्रेस में यह है कि हर महीने 100 डालने आप डाल दोगे, ये नहीं देखोगे खर्चा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन सिस्टम। बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होता है, बेसिकली कि आपको एक बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आती है जिसको आप बैंक स्टेटमेंट को मैच करते हो विथ योर जो आपका कैश का लेजर है या बैंक का अकाउंट है, आप उसको उसके साथ रिकन्साइल कर रहे होते हो। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ों की वजह से डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहले इसमें डिफरेंस आ सकता है ड्यू टू अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो हैं जो हमने किसी सप्लायर को किसी भी बंदे को दिए कि आप हमारे बैंक में से ये पैसे ले लें, आप मतलब हमने चेक लिख के दिया लेकिन उन्होंने अभी तक वो चेक बैंक में सबमिट नहीं कराया। तो एज एन अकाउंटेंट जब आपके अकाउंटेंट ने एंट्री की तो उसने क्या किया, उसने जैसे ही आपने चेक लिखा तो उसने क्या कर दिया, उसने डेबिट लेट से सप्लायर को कर दिया कि सप्लायर कम हो गया और क्रेडिट कर दिया बैंक के, बैंक में से पैसे कम हो गए। लेकिन ये जो बंदा है ये इसको अभी तक इस चेक को अभी तक लेके ही नहीं गया बैंक। तो जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास आएगी ये उसमें शो नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस बैंक में वो लेके नहीं गया। बैंक वाले को क्या पता आपने कितने चेक लिख के किसी को दिए हुए हैं। तो आप इसको बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट करोगे। अनप्रेजेंटेड चेक बैंक स्टेटमेंट में से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये जब भी वो प्रेजेंट करेगा तो हमारे पैसे कम हो रहे होंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, जो कैश और पेमेंट हमें रिसीव हुई हैं एंड टेकन टू द बैंक बट नॉट येट प्रोसेस एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। ये वो चीज़ें जो पैसे हमें मिले लेकिन और हमने उनको बैंक में जमा कराया लेकिन बैंक का जो क्लियरिंग प्रोसेस है उसकी वजह से वो अभी तक बैंक में ऐड नहीं हुए। तो आप इसको क्या करोगे, जो अनप्रेजेंटेड लॉजमेंट्स हैं या आउटस्टैंडिंग है अभी तक वो बैंक में जमा ही नहीं हुई, आप उनको ऐड कर दोगे। ठीक है। और आपके जो होगा उसने ऑलरेडी एंट्री कर दी होगी कि उसने डेबिट बैंक कर दिया होगा और क्रेडिट कस्टमर लेट्स से कस्टमर ने पैसे दिए थे तो ये ऑलरेडी डन है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब होता है कि एक इंस्ट्रक्शन आपने बैंक को दिया कि वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में से पैसे काट के किसी को हर मंथ पे करता रहे। तो ये चीज़ जो है बैंक में तो शो हो रही होगी, तो यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करोगे। आप इसको यहाँ से निकाल दोगे। ठीक है। इसमें क्रेडिट भी हो सकता है डेबिट भी हो सकता है। अगर डेबिट होगा तो आप इसको डाल दोगे।
फिर ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टैंडिंग ऑर्डर हो सकता है, बैंक चार्जेस हो सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर भी यही होता है, इसमें फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइमिंग होती है कि कितने पैसे किसी को पे करने हैं, तो इसको भी आप माइनस करोगे। बैंक चार्ज ऑब्वियसली बैंक ने लगाया तो बैंक स्टेटमेंट में तो आएगा ही, लेकिन आपकी कैश लेजर में नहीं आ रहा, तो उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर दोगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनकरेक्ट एंट्री आपने या बैंक ने की हो, तो फिर आप उसको भी रेक्टिफाई करते हो एज रिक्वायर्ड बाय द सिचुएशन। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है डबल एंट्री के एरर्स। डबल एंट्री का एरर जो होता है बेसिकली, अगर आपने डबल एंट्री परफॉर्म करते हुए कोई गलत अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, गलत अमाउंट डाल दी, तो आपके पास जो है वो डबल एंट्री एरर आएगा। दो तरह के एरर्स होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में नज़र आ जाते हैं और वो जो ट्रायल बैलेंस में नज़र नहीं आते। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में स्टिल बैलेंस हो रही है एंड डज नॉट बैलेंस, ये तो सामने सामने नज़र आ जाएगा, इसको करेक्ट करना मुश्किल नहीं है, इनको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हुए नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इनकी वजह से आपके जो डबल एंट्री है उस पर इम्पैक्ट नहीं आता। एरर ऑफ ओमिशन, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की तो डबल एंट्री में कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, दोनों साइड्स ऑफ द काउंटिंग इक्वेशन वुड बी द सेम, कोई फ़र्क नहीं आएगा। एरर ऑफ कमीशन, वहाँ पे आप गलत अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो, जैसे उसकी लेकिन नेचर या एलिमेंट करेक्ट है, प्रिंसिपली वो करेक्ट है। ठीक है, जैसे कैश को रिसीवेबल में लिख दिया, मैं अब देखो दोनों ने होना क्या है, डेबिट। जैसे अगर सेल हुई है, सेल थी क्रेडिट की, मैंने लिख दिया डेबिट कैश क्रेडिट सेल, तो एंट्री तो ठीक ही है ना, यहाँ पे रिसीवेबल होता अकाउंट गलत कर दिया, लेकिन डबल एंट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है मैंने नेचर ही गलत कर दी किसी चीज़ की। एक चीज़ थी जो कि थी लेट से कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मैंने रेवेन्यू बना दिया, अब मैंने उसकी पूरी की पूरी एंट्री ही गलत कर दिया, तो डबल एंट्री पे तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आपने अकाउंट गलत सेलेक्ट कर दिया, एंट्री तो आपकी फिर भी बैलेंस हो रही है। फिर आपके पास आ जाता है कंपनसेटिंग एरर्स, दो ऐसे एरर्स जो अलग अलग हो रहे हैं लेकिन आपस में मिलकर एक दूसरे को कॉम्पनसेट करें। जैसे अगर मैंने एक एरर ये किया, डेबिट कर दी लेट्स से कैश डेबिट किया और क्रेडिट कर दी सेल, और फिर मैं इसको लिखा, ये लिख दिया 19 से और ये कर दिया 20 से। इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने किया डेबिट कर दिया सप्लायर और क्रेडिट कर दिया लेट्स से डिस्काउंट रिसीव्ड 1, ये मैंने कर दिया 20 से और ये मैंने कर दिया 19 से। तो अब देखो ये कॉम्पनसेटिंग एरर्स हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट करें तो फिर भी बैलेंस आउट हो जाएगी। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, गलत ही अमाउंट से दोनों साइड पे पोस्ट कर दिया, लिखना था 220 लिख दिया 202, अब दोनों साइडें गलत हैं तो फिर भी उसका इम्पैक्ट कोई भी नहीं आएगा। इसी तरह रिवर्सल ऑफ एंट्री क्या है, रिवर्सल ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि आपने ऑपोजिट एंट्री कर दी है। ऑपोजिट एंट्री का मतलब ये होता है, जैसे आपके पास आ जाता है कि आपने करना था डेबिट कैश क्रेडिट सेल, आपने कर दिया डेबिट सेल क्रेडिट कैश, तो ये भी गलत हो गया। ये भी मतलब आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि दोनों साइड हैं तो फिर भी सेम है, तो इस वजह से इनका इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन करेक्ट आपने इनको भी करना होता है। पार्शियल ओमिशन का मतलब है एक साइड पोस्ट कर दी दूसरी पोस्ट नहीं की, अब आया ना फ़र्क, डबल एंट्री में इम्पैक्ट आया, डबल एंट्री ही नहीं मैच होगी। इन केसेस में आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हो। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। फिर आता है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट आपस में either the debit of और क्रेडिट एंट्री इज पोस्टेड विद एन इनकरेक्ट वैल्यू, मतलब एक में 20 लिख दिया और एक में 19 लिख दिया, अब कोई और कंपनसेटिंग एरर नहीं हुआ, बाकी सब सेम अमाउंट से हो रहे हैं, तो अब बैलेंस नहीं होगा, अब डेबिट साइड एक से ज़्यादा आ रही होगी। ट्रांसपोजिशन एरर भी वही है कि एक साइड पे, लेकिन ये भी तभी होगा जब आपने एक एंट्री में गलत किया है, मतलब डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, अगर दोनों गलत कर दिया, दोनों में ट्रांसपोजिशन है तो वो भी आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट यूज़ होता है जब आपकी ट्रायल बैलेंस नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। लेट्स से एसेट में आया हमारे पास रिसीवेबल, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, इसमें
और फिर हमारे पास आ गया कैश, ठीक है। तो ये हो गया 800। इसी तरह लाइबिलिटी में आया और इक्विटी आ गई, ठीक है। तो इक्विटी हो गई 600 की और लाइबिलिटीज़ हो गई हमारे पास 200 की, तो ये भी 800 आ गया। आइडियली आपका ट्रायल बैलेंस ऐसा लगना चाहिए। अब आप लेट्स से एसेट में एडजस्ट करते करते आप कर देते हो 500, आपने कोई एंट्री गलत कर दी, अब आपका 550 का डिफरेंशियल आ गया। आपने कोई पोस्टिंग करनी थी जहाँ पे करना था डेबिट एसेट और क्रेडिट करना था सप्लायर, ऐसे ये करेक्ट एंट्री है, ठीक है। आपने क्या पोस्ट किया, क्रेडिट सप्लायर 50 से, ऊपर वाली साइड पोस्ट ही नहीं की, तो आपका ट्रायल बैलेंस शॉर्ट हो गया 50 से, ठीक है। तो ये 750 आ गया आपका। अब आप यहाँ बनाओगे एक सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट होता है जो ट्रायल बैलेंस को सिर्फ बैलेंस करवाने के लिए यूज़ होता है कि अच्छा ये बैलेंस हो गया, अब हम इसमें से ढूंढ लेंगे कि कहाँ पे मसला है। देखो एक कंपनी जिसकी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक दिन में हो रही हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से ट्रांजैक्शंस है पूरे साल की, तो वो कैसे ढूंढ लेगा इतनी जल्दी एरर, वो तो नहीं ढूंढ सकता, तो उसको टाइम लगेगा। इसलिए वो सस्पेंस अकाउंट बना लेता है कि 50 का डिफरेंस में रिकनसाइल करा लूँगा, बाकी चीज़ें आप प्रोसीड कर लो। तो जब उसे डिफरेंस मिल जाएगा तो फिर आप क्या करेगा, सब सस्पेंस अकाउंट में ना बैलेंस खड़ा है, सस्पेंस अकाउंट में क्या बैलेंस खड़ा है, डेबिट 50 का बैलेंस खड़ा है सस्पेंस अकाउंट में। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि यहाँ से आप लेके आए ना, यहाँ से ये शॉर्ट था। अब आप क्या करोगे, इसको करेक्ट करने के लिए, आप करेक्ट करने के लिए करोगे डेबिट एसेट। आपको मिल गया कि ये गलत था तो एसेट को डेबिट करना है ताकि एसेट बढ़ जाए, और क्रेडिट क्या करोगे, दूसरी साइड पे क्रेडिट कर दोगे सस्पेंस अकाउंट। तो ये 50 से क्रेडिट हो गया, ये करेक्शन पोस्ट होगी। तो जब मैं सस्पेंस अकाउंट 50 से यहाँ पोस्ट करूँगी बिकॉज ऑफ एसेट रेफरेंस, तो ये देखो ये ख़त्म हो गया। तो सस्पेंस अकाउंट इसलिए टेम्पररी अकाउंट होता है कि इसका कोई कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नहीं रहना चाहिए जब आप साल क्लोज कर दो। सो हमारे पास ये इस तरह एरर्स एडजस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है आईफ्रेस एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। आईफ्रेस और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या है कि ये आईफ्रेस स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं बाय द ISPA बोर्ड, जो हमारे स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है। जब आप आगे एग्जाम्स में जाओगे तो आप पढ़ोगे क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर रिकग्निशन पर्पसेस, हमें क्या क्या अकाउंटिंग जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या डिटरमिन करती हैं, स्टैंडर्ड हमें क्या क्या बताता है कि आप कैसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उसमें हमारे पास आईफ्रेस स्टैंडर्ड आता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो रूल्स या गाइडलाइंस देते हैं कि कैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है और उनकी बेसिस क्या होंगी फॉर प्रिपेयरिंग दो स्टेटमेंट्स। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो गाइड करते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशन को कैसे रिपोर्ट करना है और किसी भी सिचुएशन में आपने कैसे अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक हो गया। IAS वॉज यूज फॉर स्टैंडर्ड्स यूज प्रायर टू 2001 और उसके बाद से हम उन्हें आईफ्रेस से नेम करने लगे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो हम जिसे कहते हैं वो आईफ्रेस स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। ओके, ये हमें बताते हैं कि फंडामेंटली इंफॉर्मेशन की दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करोगे उसमें उस इंफॉर्मेशन के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट हैं। एक वो रेलिवेंट होनी चाहिए टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र, कि वो जो डिसीजन जिस यूज़र ने लेने हैं उसके लिए रेलिवेंट हो, और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो उसकी, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए कंपनी की परफॉर्मेंस का, कंपनी की पिक्चर का। इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग और मिसगाइडेड फिगर्स नहीं होनी चाहिए। इसी तरह कंप्लीट हो, न्यूट्रल हो और फ्री फ्रॉम एरर हो, कोई भी ओमिशंस वगैरह भी ना हो ताकि ट्रू पिक्चर कंपनी की नज़र आए। फिर हमारे पास 4 जो है वो इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास कंपैरेबिलिटी आती है, वेरीफाइबिलिटी आती है, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी आती है। कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि आज से पिछले साल आप इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सको, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए वो चेंज ना हो।
विदाउट एनी ड्यू रीज़न, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको वेरीफाई आप कर सको, उसका अगर कोई ऑडिट करने आए तो उसे ऑडिट भी कर सके। फिर हमारे पास आती है टाइमलीनेस। इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा डिले के साथ अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो इट इज़ यूजलेस फॉर द यूज़र, क्योंकि आजकल की जो मार्केट है इट इज़ वेरी डायनामिक। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कंपनी की करंट पिक्चर को डिपिक्ट कर रही हो और करंट हालात बता रही हो जब आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो टू द यूज़र। एंड लास्टली अंडरस्टैंडेबिलिटी। हर बंदा जो आपकी फाइनेंशियल्स यूज़ करेगा ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू बी एन अकाउंटेंट, उसको हर अकाउंटिंग जार्गन का नहीं पता होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है जो अकाउंटिंग जार्गन्स से हट के हो और एक नॉर्मल बंदा भी उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको ईजिली समझ सके। सो दैट वॉज इट फॉर द रिवीजन ऑफ theoretical topics for FA1. If you people have any questions you can drop them down. We are going to start a session for FA1 exams very soon, so please become a part of our community and the link would be given in the description below. Thank you. Allah Hafiz.